रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत फरीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब भी हमें स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। सर, आपको भी हम वेलकम करेंगे। शरीफ खानदान के गिर्द सुप्रीम कोर्ट में घेरा तंग हो गया है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हुए दुबई में भी मुलाजमत कर रहे थे। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस का अदालत में ये एतराफ़ उनके इक़्तिदार के लिए खतरे की घंटी बजा गया। क्या जजिस को आखिरकार वो सबूत मिल गया जिसकी पिछले 1 साल से तलाश थी? क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके खैर ख्वाहों ने दुबई की मुलाजमत और अकामे की शक्ल में अपने ही पांव पर वो कुल्हाड़ा दे मारा और नुकसान कर बैठे जो उनके सियासी मुखालिफिन भी नहीं कर पाए थे? सबसे बड़े अहम केस की सबसे बड़ी समाअत का आंखों देखा हाल जानेंगे आमिर मतीन साहब से। वज़ीर आज़म के तमाम वकील वज़ीर आज़म को एहतसाब से बचाकर पतली गली से निकालने में नाकाम हो गए हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को केस से अलग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजिस के इंदिये ने वज़ीर आज़म के सियासी मुस्तकबिल पर स्याह बादल निकाल दिए हैं। शरीफ खानदान के वकला की जानिब से भी देखा जा रहा है एक नई हिकमत अमली बना ली गई है। हुदैबिया रेफरेंस को ना खोलने की इस्तदा भी की गई है, लेकिन आखिर हुदैबिया दोबारा खुलने से शरीफ खानदान इस कदर खौफजदा क्यों है? गजनी सिंड्रोम, जिसके बारे हम अपने प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं कि अचानक से कुछ भूलता है और अचानक से याद आता है। वो बार बार भूलना इत्तेफाकिया था या फिर कोई हिकमत अमली थी? इससे मुतालिक जस्टिस एजाजुल एहसन ने क्या रिमार्क्स किए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि वजीर खजाना इसाक डार को नैब ने कैसे 1 अरब रुपए के सबूत ना होने पर क्लीन चिट दी। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी ने किन पुरस्कार हालात में इसाक डार के खिलाफ मुकदमा बंद किया? 6 सितंबर 2016 को इसाक डार के खिलाफ बैंक तहकीकात खत्म करने की पुरस्कार कहानी दस्तावेजात की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप चूंकि आज कोर्ट में खुद मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट में पैनामा की प्रोसीडिंग के दौरान, आज तो बड़ी दिलचस्प मगर खौफनाक किस्म की चीज़ें सुनने में आई हैं। दिलचस्प तो ये डे 1 से है। ये पैनामा सीज़न 3 लगता है, अब ये फाइनल है और ये इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और दाव पर सिर्फ इस वक्त उनकी वजारत उज़्मा ही नहीं है, उनके तमाम जानशीनों की सियासत, अपनी सियासत, सारा विरसा, फ्लैट, रायविंड के फार्म, जायदादें और सारा कुछ ही दाव पे लग चुका हुआ है इस वक्त। तो आज जो ख़ास जो मेरा समझता हूँ कि पूरे दिन का जो पिनिकल जो ख़ास पॉइंट ये था कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक आज ये उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब से अदालत ने एकदम पूछ लिया कि जनाब ये जो दुबई के अंदर कैपिटल एफजेडी कंपनी है ये आपकी है यानी उनकी है? उनका जी उनकी है। उसमें वो चेयरमैन रहे हैं? उनका जी बिल्कुल चेयरमैन रहे हैं। उनका उसके अंदर फिक्स सैलरी भी थी? उनका जी बिल्कुल थी। उनका जी उसके अंदर जो है कामा भी उन्होंने लिया था, वर्क परमिट काम करने का दुबई में जो है इस नौकरी के साथ साथ वो भी उन्होंने इकरार कर लिया। तो वो एक बॉम्ब शेल था। वो हमारा ये ख्याल था कि दरमियान में जो इनके लोगों के बयानात आ रहे थे वो डाउट्स डाल रहे थे कि जनाब वो कभी सैलरी नहीं ली है। हालांकि कल जो है अदालत खुद कह चुकी है एक दफ़ा सैलरी भी ली है, ना भी ली होती तो एक बिजनेस वेंचर का करने का वो एक अपनी वैल्यू थी। और आप एक तो ये टेक्निकली लीगली कानूनी तौर पे ये है कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट्स कि आपने छुपाए हैं फैक्ट्स, जो अपनी चीज़ें पूरी नहीं की, नॉन डिस्क्लोजर में आ जाता है। 2 नौकरियां प्राइम मिनिस्टर के अलावा एक और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अवेल करना। तो ये वो इल्ज़ामात हैं जिसकी बुनियाद पे दर्जनों MP MNA फारिग हो चुके हुए हैं। सबसे बड़ी मिसाल वो जस्टिस चीमा साहब की थी, वज़ीराबाद के MNA थे। उनका अपनी बेगम का, जिनसे वो कहते थे कि मेरा कोई ताल्लुक भी ज़्यादा नहीं रहा मगर उनकी नकाह में थी, वो 20 साल पुराना मस्जिद के कुछ फंड्स उनके जॉइंट अकाउंट में डाले हुए थे, वो फारिग कर दिए गए और कई चीज़ें। और यही इसी बेंच के जस्टिस अजमत शेख साहब के ही वो फैसले थे। तो इसके बाद से जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये मेरा ख्याल ही वहाँ पे काफ़ी लॉयर्स का था कि उनकी इमिनेंट नज़र आ रही है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मगर प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन से ज़्यादा इस वक्त जो इशू इंपॉर्टेंट बन गया है वो तो इट्स रिटन ऑन द वॉल। वो लग रहा है काफ़ी सारे लोगों का ख्याल है कि वो जनाब वो हो गया। वो इसलिए कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा जब ये 5 बेंच था तो 2 जजेस ने, जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार ने, उन्होंने ये ऑलरेडी जो मवाद मौजूद था उन्होंने कहा जनाब के प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि इनकी तकरीरों में तजाद है, इन्होंने पार्लियामेंट से झूठ बोला है और तो ये सादिक और अमीन नहीं रहे, तो इसलिए जो है ये डिस्क्वालीफाई होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने असासों के मतलब खुल के जवाब नहीं दिया। यही काफ़ी था। तो वो बाकी 3 जजेस ये कह रहे थे कि वो ढूंढ रहे थे मज़ीद तफ्तीश, JIT इसलिए करवाई थी
कि हमें कोई अनडिस्प्यूटेड गैर मुतनाज़ा फैक्ट जिसको ये भी मान रहे हो ये भी मान रहे हो, एक झूठ कोई बड़ा, तो वो समझ रहे हैं कि ये वो झूठ मिल गया है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों के ख्याल में ये नहीं रहा कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब क्वेश्चन ये रह गया है कि इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, 9 केसेस हैं पेंडिंग 15 साल से 18 साल से जो कि नैब के पास हैं। मनी लॉन्ड्रिंग है, टैक्स इवेजन है, असासों से ज़्यादा वसाइल से ज़्यादा असासे हैं और करप्शन के चार्जेस हैं। वो सवाल रह गए हैं कि वो आया कैसे नैब को दिए जाते हैं, अदालतों को दिए जाते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनता है, ये अब ज़्यादा सवाल रह गए हैं। और उसके लिए पूरा जोर जो आज लग रहा था उनका वो हुदैबिया पे था कि हुदैबिया और ये चीज़ें ना खोलें और JIT ने जो उससे रिलेटेड मवाद है बस उसको ना छेड़ें। आपके साथ मोहम्मद मालिक साहब भी हैं, ये भी थे अदालत में, इनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास में आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मालिक साहब यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाती हूँ। जिस तरह से आमिर साहब ने भी हुदैबिया के ऊपर बात की है कि हुदैबिया तो वो दोधारी तलवार साबित हो रहा है जिसके चलने से शरीफ फैमिली निहायत खौफजदा हो रही है। चूंकि आज आप खुद कोर्ट में मौजूद थे, तो आपको क्या लग रहा है कि जो अब एक नई चीज सामने आ गई है कि वज़ीर आज़म मुलाजमत भी कर रहे थे और यहाँ पर वज़ारत उस्मा पर भी फायज थे, ये मामला तो डिस्क्वालिफिकेशन से कहीं आगे निकल गया? नहीं, आई थिंक आमिर ने काफ़ी सम अप कर दिया है, लेकिन जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में स्मोकिंग गन, जो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन की थी 62-63 के तहत, वो अभी तक थोड़ा सा गैप आ रहा था कि किस बेसिस पे जाएंगे। बिकॉज कहीं पे कहते थे कि जी जो उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच की उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें कहा कि अभी मैं वक्त आने पे बताऊंगा, तो इसलिए उस पर बड़ी बहस होनी थी कि उस बेसिस पे हो सकता है उन कॉन्फ्लिक्ट्स पे कि नहीं। इस इशू ने FZE कैपिटल ने इसमें ये मसला ख़त्म हो गया। और जिस तरह ये बात निकली आज 2-3 फैसले बड़े क्लियर, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन इसलिए था। एक तो सर हमेशा बहस होती थी अभी तक लीगल सर्कल्स में कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या 5 बेंच ख़त्म हो गया है, अब ये बेंच है, अगर इसमें से 2 जज कोई फैसला करे 2-1 हो तो क्या ये उसमें गिनती डलेगी कि ये नया होगा। एक बड़ी कन्फ्यूजन थी, वो आज जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने क्लियर कर दिया। एक सवाल के जवाब देते उनको कहा, जब उन्होंने उनके वकील ने ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि देखें आपने भी तो 3 जजेस ने इख्तलाफ किया था, तो हम तो उसमें वर्डिक्ट उन्होंने कहा नहीं, इस 2 चीज़ों पर क्लियर हो जाए। एक तो ये इंटरिम ऑर्डर है और दूसरा हमें कोई बार नहीं है कि जो पहले रिकॉर्ड आया हुआ था वो और जो अब नया है इसको हम सारे को नहीं देखेंगे। एक तो ये इंटरिम ऑर्डर से वो क्लियर हो गया कि ये 5 मेंबर बेंच की ही गिनती होगी, इसलिए अगर इनमें से एक जज भी पीछे हटता है, आई अपना रिवर्स करते हैं वो डिसीजन पीछे वाला, तो ये 3-2 हो जाएगा। और लेकिन द वे द थिंग्स आर गोइंग, मुझे तो यकीन मानिए, मुझे तो अब लगता है जो भी फैसला होना है 5-0 होना है। जो कहता है सबसे डेंजरस चीज़ होती है कोर्ट्स को सेकंड गेस करना कि क्या वर्डिक्ट आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज मेरा ख्याल है द प्राइम मिनिस्टर्स फेट इज सील्ड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब सिर्फ 2 सवाल रह गए हैं। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट साफ नज़र आ रही है और जस्टिस इजाज अफजल साहब ने एक पॉइंट पे कहा, मालिक साहब यू टू ब्रूटस, आपने कहा वज़ीर आज़म की फेट सेल हो गई। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनेस्ट एनालिसिस। मोरालिटी का आप ना सारा कब्जा रख के बैठ जाए। रऊफ क्लासरा साहब और लोग भी बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। पाकिस्तान में लड़ने के लिए और बड़े लोग हैं, मेरे ऊपर जरूर आपने चढ़ाई करनी है। अगर आप एथियो ब्रूटस कहेंगे तो फिर कुछ कहना पड़ेगा। नहीं, बैक टू ऑन अ सीरियस नोट, देखिए 4 चीजें बड़ी आज क्लियर हो गई हैं। एक तो उन्होंने उनको साफ कहा, उन्होंने कहा ये आप छोड़ दें इस बात को कि एविडेंस किस तरह आ रही है, किस तरह नहीं आ रही, क्या हो रहा है, आप बारे सबूत आप पे है। और ये प्रिंसिपल समझ जाएं कि ये GIT क्यों बनी और ये हम क्यों आज ट्रायल कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये हम जो बातचीत सुन रहे हैं, उन्होंने कहा हम चाहते थे, हम 3 का मौका ये था कि और इस तरह से इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो हमने बेसिकली आपको एक और मौका दिया। आपके पास मौका था पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने सफाई में अपनी साबित करते, फिर हमने GIT का मौका दिया, अब आपके पास ये मौका है। और बल्कि जब उसमें फिर वो दाएं बाएं की बातें कर रहे थे ख्वाजा हारिस साहब, तो फिर इजाज अफजल साहब जो कल से आज तक बड़े केयरफुल और बड़े ही क्रिप्टिक वो रिमार्क्स दे रहे थे टेक्निकल पॉइंट्स पे, उन्होंने कहा फिर ये आप चॉइस कर लेंगे कि फिर आपने यहाँ पे भी जवाब देना है कि आपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में या जाना है, ये अब उन पे डिपेंड करता है। और शुरू दिन से ही ये बेंच कह रहा है कि बारे सबूत शरीफ फैमिली के ऊपर है। GIT की शक्ल में एक और मौका दिया गया था कि डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड किए जा सके, आखिर इस मौके का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ब्रेक लेंगे एक छोटी सी, जब वापस आएंगे तो क्लास साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब मजीद क्या ऑप्शन शरीफ फैमिली के पास मौजूद है।
के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। शरीफ फैमिली के गिर्द इस वक्त क्लासा साहब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से घेरा तंग हो रहा है। जिस तरह से मालिक साहब बात कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है केस किस जानिब जा सकता है? अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के हवाले से भी उन्होंने बात की है। अब ये दोनों हमारे मोस्ट सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं। मालिक साहब का बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है और मुझसे तो कई साल पहले जो इस्लामाबाद आए थे, अपने नाम बनाए, मेहनत की, इन दोनों ने काम किया। तो और इनका जो तजर्बा है वो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये कवर करते रहे बड़े अरसे तक, इन्होंने पार्लियामेंट को बड़ा करीब से कवर किया है। और जो 90s की पार्लियामेंट थी सबसे बड़ी मैंने कहा लड़ने के लिए थी, तो मालिक ने और आमिर मतीन ने उनको कवर किया है। और पर्टिकुलरली जो इन्होंने वहाँ से प्रेस गैलरीज लिखी हैं, तो प्रेस गैलरी में बड़े बड़े नाम थे, थोड़ी सी मैं उसमें हट जाऊँगा। उसमें शाहीन सबाई जैसा एक बड़ा नाम था जो प्रेस गैलरी लिखते थे, मालिक साहब लिखते थे, नुसरत जवेद साहब लिखते थे। उनका नाम, एक नाम किसी ने और भी हमें वहाँ से अमेरिका से भेजा था, लास्ट में भूल रहा हूँ, जो शुरू जिन्होंने की थी, गैलरी शुरू की थी, उन्होंने कहा जनाब जी वो बेगम अनीस मिर्जा थी, वो मगर सियासी नहीं लिखती थी, सोशल डायरी टाइप लिखती थी, मगर इब्तिदा उन्होंने आमिर मतीन साहब ने की, जियाउद्दीन साहब जो थे वो कुछ अर्सा वो भी वहाँ पे वो डायरीज लिखते। सो एक बड़ा कल्चर था, ये पॉलिटिक्स को समझते भी हैं। और इनसे अच्छा, हामिद मीर साहब भी लिखते रहे, इससे खुशनूद अली खान साहब भी अपने अपने अखबार के लिए, फिर उसके बाद उर्दू अखबारात का कल्चर भी शुरू हो गया कि आप वहाँ से पार्लियामेंट से प्रेस गैलरीज लिखें। सो एक बड़ा इन लोगों का रोल है उसमें अवेयरनेस ये क्रिएट करने में। सो ये पॉलिटिक्स को समझते हैं कि वो कहते हैं ना, हवा का रुख अब किस तरफ पे है। मैं ये जो बैकग्राउंड दे रहा हूँ ना इन दोनों का और बाकी लोगों का, इनकी राय इसलिए मैं सीरियस ले रहा हूँ, मालिक की हो या आमिर की हो, कि ये इस तरह की सिचुएशन से गुजरे हुए हैं कि जब हुकूमतों को इस तरह के ज़वाल आने लगते हैं तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आज जब ये दोनों वहाँ से आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, मालिक साहब और आमिर साहब, और साथ खावर गुमन भी थे हमारे दोस्त, तो इन दोनों का जो इनसे जब हमने पूछा ना कि क्या हुआ, इन दोनों का एक बेसाख्ता था जी, कहानी खत्म हो गई, गल मुक गई है, अपने लाहौरी स्टाइल में कहते हैं, बस जी गल मुक गई है। अब ये अगर ये लोग कह रहे हैं और इनके कोई बहसेज नहीं है मियाँ साहब के खिलाफ, ये जहन में रखें। एक तरह का इनको मॉडरेट समझा जाता है कि ओपिनियन ऐसी नहीं देंगे। ये कोर्ट रूम से जो कोई 3-4 घंटे थे, वहाँ से सुनने के बाद बराह रास्त जब ये आए हैं तो पहला बेसाख्ता रिएक्शन ये पूछा जी कि क्या हुआ आज आपके 3-4 घंटे ये प्रोसीडिंग का, तो इनका जवाब ये था जी गल खत्म हो गई है, मीन्स इट्स ऑल ओवर। जो वहाँ पे उन्होंने बातें की हैं, जो एक अहम चीज़ थी, जो नुक्ता मेरा ख्याल है आमिर मतीन बड़े अरसे से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक अनडिनाइबल कोई फैक्ट चाहिए वजीर आज़म साहब, अनडिस्प्यूटेड, यस, और वो मिल गया। वो गैर मुतनाज़ा क्या था जो अब मिल गया। बाकी ये डिस्प्यूटेड थी चीज़ें कि मरियम उनकी ज़ेर कफालत है, उनके उन गोशवारों में जिक्र है या नहीं है, वो जी वहाँ रहते रहे हैं, वो जी उन्हें कैसे नहीं पता, मतलब एक तो वाया भटिंडा चीज़ें हो रही थी। अगरचे सबको पता था इन्हीं तिक्के थे, लेकिन आपको लीगल ज़बान में उनको वो कहते हैं कोऑपरेट करना था, जो आप कह सकते नहीं हो पा रही थी। अब एक बमशेल आया है दुबई से, लव लेटर आ गया फ्रॉम दुबई, वो जो उसमें उन्होंने वो आके ये खोल दिया है नया एक, उन्होंने कि जनाब के मियाँ साहब जो हैं ये 2014 तक तो मुलाजमत करते रहे वहाँ पे, और इनके पास बाकायदा एक वहाँ पर उसका वर्किंग परमिट के अकामा के हैं, जो भी के हैं, तो ये तो लेते रहे। अब ये वो फैक्ट है जिसका इन्होंने उसको डिस्क्लोजर अपने गोशवारों में इन्होंने नहीं किया हुआ वहाँ पे। अब ये चीज़ है जिस पे आमिर और मालिक इस पे कंसेंसस के साथ वापस आए कि वहाँ पे ये ख्वाजा हारिस जो है, उन्होंने माना है कि वज़ीर आज़म साहब ने नौकरी किया वहाँ पे, इनके पास अकामा था और कंपनी में मुलाजिम थे। इसके बाद और जो डिक्लेयर नहीं है उसमें, अब इसके बाद अदालत के पास चाहे भी सही, मतलब अदालत इनको रेस्क्यू करना भी चाहती हो जी, हम किसी पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को ना हम वो कर दें, वो नहीं कर सकेगी। अच्छा नहीं लगता, पर हम थोड़ा सा क्रेडिट ले सकते हैं कि इस मुकाबिल प्रोग्राम में सारे मुकदमे के 2 महीने जब ये चलता रहा है, हम मोरलेस ठीक रहे। हमारे जो हमने प्रेडिक्शंस की थी, जिस दिन नायब चेयरमैन ने कहा था कि जनाब मैंने अपील नहीं खोलनी, तो हमने उस दिन कहा था कि मुकदमे का रुख बदल गया। आखिरी दिन भी हम कह रहे थे ये कमीशन बनने जा रहा है, शायद बन जाएगा, वही रहा। हम और लेस ठीक रहे हैं 2-4 सेंस करने में। मैं चले ऐड कर देता हूँ, मैंने एक बड़ी अहम आपको इस पर लीगल ओपिनियन खलीज टाइम्स में खबर छपी है, अभी वो भी आपके साथ शेयर कर दो, बड़ी डैमेजिंग जो इस केस को पूरे को चेंज कर देगी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, हमने अभी डाउनलोड की है। उसमें जो बात आमिर कह रहे हैं, मसलन ये पहले दिन से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आपको याद होगा, जो हमने बड़ा तफसील से बताया, और बड़ा मुझे लोगों के साथ शर्तें भी लगी हुई, 2-4 शर्तें तो आज मैं जीत गया हूँ सर, वो खाने पे लेके जाऊंगा आपको। बड़े बड़े वकील वो कहते थे नहीं, वो जो 2 मेंबर उसका था, वो बेंच जो पहले था, खोसा साहब और गुलजार साहब, 3 का है, 5 का है या 3 का है, वो पहले दिन से हम कह रहे थे कि हजूर ये 5 का है। आज अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया कि जनाब वो 5 वाला इंटैक्ट है, जो बात हम कह रहे थे। और प्लस मैंने कहा था, आपको याद उस दिन जिस दिन ये आके फैसला आया था 20 अप्रैल को, पूरी कौम डाउन थी,
तो मैंने कहा जनाब इनको आप जरा ये पढ़ने दें जजमेंट, जो पढ़ते जाएंगे चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी, वो चीखें निकली। खैर ये तो एक अलग चीज़ है। अब आते हैं ज़रा, अभी एक स्टोरी छपी है खलीज टाइम्स में, स्टोरी छपी है, उनका नाम है आसमा अली जैन, उन्होंने छापी है। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब उसको स्क्रीन पे दिखाएं ज़रा। वो ये कहती है कि जनाब के वहाँ दुबई की लीगल फर्म है, उससे ओपिनियन ली गई थी, उसका नाम, उसका जो फर्म का नाम है, उनके जो वकील हैं उनका नाम जो है सर, उनका नाम खलीफा बिन हुदैन, आई होप के नाम मैं उनका ठीक पढ़ रहा हूँ। तो खलीफा बिन हुदैन ने वहाँ पे कंफर्म किया है खलीज टाइम्स को कि हमने एक लीगल ओपिनियन मियां नवाज शरीफ साहब के कंट्रैक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी है। ये स्टोरी जो ये खलीज टाइम्स की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तो बड़ा उन्होंने जमा करवा दिए लीगल ओपिनियन, दुबई की फर्म ने उनको भेज दिया है। उसमें उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो आमिर साहब वो बड़ी ज़बरदस्त है, मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो ये कहते हैं कि पहली तो बात यह है कि ये जो इनका कंट्रैक्ट है मियां नवाज शरीफ साहब का, जिसमें मार्केटिंग इनको मैनेजर ज़ाहिर किया गया, ये लीगल है, 100% लीगल, ये अल्फाज हैं उनके, ये 100% ये लीगल है। और उन्होंने अगली जो बात की है, उन्होंने कहा जनाब कि वहाँ पाकिस्तान में ये जो डिबेट हो रही है ना, इन्होंने तनख्वाह ली है या नहीं ली, उन्होंने कहा उसका रेफरेंस दिया है, वेज प्रोटेक्शन सिस्टम है दुबई में, उसके तहत एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी है कि जो लोग उस पे रोल पे हैं जिनको तनख्वाह मिलती है, उनको चेक के ज़रिए तनख्वाह दी जाए। अगर एम्प्लॉयर मालिक अगर वो तनख्वाह नहीं देता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कंपनी के मालिक के खिलाफ। दुबई हुकूमत अंडर जो लेबर जो उनके लाज हैं, इसलिए ज़रूरी है चेक के ज़रिए उनको पेमेंट की जाए। अब चेक के अगर आप नहीं करते सपोजली, तो वो ये कहते हैं कि आपकी कंपनी को बंद भी किया जा सकता है और मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लिहाजा ये चैप्टर भी उन्होंने एक तरह का क्लोज कर दिया। ये जो कह रहे हैं ना, क्वेश्चन आएंगे क्लासेस साहब कि ये जो कह रहे हैं ना कि हम वो नहीं कर रहे कि हमने वहां से तनख्वाह नहीं ली, हमने वहां से पैसे नहीं लिए, तो वो ये कह रहे हैं लीगल एक्सपर्ट जो खलीफा साहब हैं जो उनके, वो ये कहते हैं कि जनाब ये तनख्वाह उनको मिली होगी, ये मुमकिन ही नहीं है कि उनको वहां से तनख्वाह ना मिली हो। और ये क्योंकि पिछले 6 साल से जॉब कर रहे थे वहां से, तो लिहाजा ये हो नहीं सकता कि 6 साल तक एक चेक ना कैश किया गया हो। अगली बात इंटरेस्टिंग है कि इसको 2014 में इस कंपनी को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया था, जिसके मियां साहब सेल्स मैनेजर थे। वो ये कह रहे हैं 2014 में ये जो कंपनी है इसको उन्होंने आके इसको डिसॉल्व कर दिया था। लिहाजा वो जो बहस थी कि जी के जो इनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर जमा कराया गया है नहीं कराया गया, वो जी वो तनख्वाह ली है या नहीं है, उसकी लीगल पोजीशन क्या है, इन्होंने इसीलिए, मेरा ख्याल है ख्वाजा हारिस साहब को पता होगा, इसलिए ख्वाजा हारिस साहब ने आज बड़ा कन्वीनियंटली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम कर लिया है कि मेरा क्लाइंट, कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेल्स मार्केटिंग मैनेजर थे वहां पे दुबई में। कन्वीनियंटली नहीं किया, वो शायद उन्होंने लंबी तमीद बांधनी थी, दाएं बाएं से आना था उनको, वो एकदम से बरजस्ता किससे कहते हैं ना फिल्बदी, एकदम ऑफ गार्ड पकड़े गए, एकदम वो बात कर रहे थे इधर उधर कि जनाब हमसे प्राइम मिनिस्टर को मौका नहीं JIT में दिया गया कि वो अपनी बात कर सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा चले अब कर लेते हैं, तो ये बताएं कि ये हैं उसका, इस तरह सवाल जो आप शुरू हुए तो उस पर बल्कि जज साहब ने बड़ा एक शर्म आ रही थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का बड़ी संजीदगी में एजाजुल हसन साहब ने बात की, पर वो बड़ा एक किस्म का प्राइम मिनिस्टर का जो इम्प्रेशन आया कि उन्होंने कहा कि सवाल पढ़ के बताए और जवाब बताए कि जी अपने मुतल्लिक बताएं, तो वो कह रहे हैं मुझे याद नहीं है, मैं सोचूंगा, पता नहीं। 20 साल से उन्होंने कहा ये जज साहब ने कि जिस फ्लैट में रह रहे थे ये कह रहे थे शायद हसन के पास है, फिर वो खालू वाली बात आई, उनके 2.5 घंटे तक इनको ये नहीं याद आ रहा गजनी सिंड्रोम आपका कि इनके खालू थे। तो वो जो उससे ओवरऑल इम्प्रेशन ये जो बना कि प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी जहनी अहलियत के मतलब कि अगर इस तरह मुल्क के भी हालात इसी तरह चलाते हैं जिस तरह के अपने ख़ानदान के कि इनको याद कोई दी, तो आया इन पे हम डिपेंड कर सकते हैं कि हमारे मुल्क की दाखिली और खारजी पॉलिसी जो है याद ही नहीं रहता उनको। तो वो एक किस्म का बड़ा एक मजाक की बात भी थी, मगर एक संजीदा लेवल पे बड़ी सख्त बात भी थी। बड़ी संजीदा लेवल की बात आपने किया। जब ब्रेक से वापस आएंगे, जिस तरह से बात की कि पहले कहा जाता था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिजाइन कर दें, डिस्क्वालिफिकेशन से बचा जा सकता है, लेकिन अब जो ये दुबई का अकामा, वहाँ का परमिट, वर्क परमिट नजर आया है, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एज एन मार्केटिंग मैनेजर जॉब करते रहे हैं, सैलरी ली है नहीं ली, ये वो सवाल है जिस पे बड़े पॉइंट उठेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, मोहम्मद मालिक साहब की तरफ मैं यही क्वेश्चन लेके चलूंगी, हमारे साथ रहिए।
के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ख़ानदान से और ख़ासतौर पर GIT से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जो पैनामा केस की समाअत चली उससे मुतालिक बात कर रहे हैं। मालिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्वालिफिकेशन या उनके रिज़ाइन करने से मुतालिक तो बात हो ही रही है, लेकिन जो आज हमने देखा ख्वाजा हारिस साहब वॉल्यूम 10 की बारहा उनकी जानिब से बात की गई, उसको पब्लिक किया जाए, तस्वीर लीक के मामले पर भी बड़ा भड़के, बहुत सारी चीज़ें थी जो सामने आई। लेकिन आज जब उनसे कहा गया कि आप कहते तो इसको हम पब्लिक कर सकते हैं, तो उस पर वो पीछे हट गए। आखिर शरीफ फैमिली और उनके वकला ये यू टर्न अचानक से क्यों ले रहे हैं? देखिए, वो काफ़ी एट वन लेवल थोड़ा सा फनी सीन भी था एक्चुअली। ये बार बार देखें, स्ट्रैटेजी क्या है इस गवर्नमेंट की? स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है कि जो एविडेंस है उसको एडमिट ना होने दें। वो 40 मिनट शुरू में हुदैबिया पे बोलते रहे कि उनको फिक्र थी कि कहीं एक कोर्ट अपनी जजमेंट में हुदैबिया का केस खोलने का ना दे दिया, कोई बात कर दे। फिर कोई चीज़ें में जिसमें आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं, उन्होंने ट्राई किया कंट्रोवर्सी बनाने की कि जिस तरह ये 10वां जो बाब है इसमें शायद कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे इनका केस बेहतर हो सकता है। बेसिकली कोर्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉल्ड देयर ब्लफ, जब उन्होंने पहले बात की तो जस्टिस अजमत सईद ने कहा आप बिल्कुल आप कह दें हम खोल देते हैं। अब सडनली ही वाज ऑन अ बैक, उन्होंने कहा डबल एज सोर्ड है, आप के हम खोल देते हैं। फिर जस्टिस अफजल साहब ने भी कहा हम खोल देते हैं, हमने तो वैसे भी ट्रांसपेरेंसी के अंदर बात होनी है। लेकिन उन्होंने कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि बल्कि अच्छा है, तो हो सकता है आपके कोई भले की चीज़ आए। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ कि ये बाब से क्यों बैक ऑफ कर रही है गवर्नमेंट, या क्यों ख्वाजा हारिस साहब पीछे हटे। ये कुछ आने वाले दिनों में मैं और शेयर करूँगा। लेकिन उसमें एक MLA जो सी रिक्वेस्ट है वो गई हुई है स्विट्ज़रलैंड और लक्समबर्ग, वहाँ से मांगा हुआ है। पता नहीं इस पिटारी में से मालिक साहब क्या क्या निकलेगा। नहीं, हम तो एक इंक्वायरी हुई थी लंदन और दुबई से तंग आए हैं, असल तो पता नहीं किस तरह डरे हैं। मुझे इस पिटारी में एक इंक्वायरी हुई थी जनरल मुशर्रफ के आखिरी दिनों में, जिसके अंदर बहुत बड़ा फिगर आउट करेगा स्विट्ज़रलैंड और लक्समबर्ग। और मेरा ख्याल है कि इनको पता है कि वो क्या उसमें आ सकता है, इसलिए उन्होंने आज बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया ख्वाजा हारिस ने कि दिस प्रोसेस मस्ट स्टॉप। अब ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। जितने सबूत आ गए हैं, जितने इंफॉर्मेशन आ गई है, उस पर फिर कोर्ट ने दोबारा कहा कि नहीं, जो MLAs जा चुकी हैं उसके जवाब में अगर कोई इंफॉर्मेशन आएगी, कोई एविडेंस आएगी, तो वो इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। बिकॉज बहुत बड़ा एक ख़तरा है रूलिंग फैमिली को कि ये जो लक्समबर्ग और स्विट्ज़रलैंड का है, और मुझे कुछ थोड़ी इस पर मैं इस स्टेज पे डिटेल्स में थोड़ी सी कन्फर्म करके फिर शेयर कर लूँगा। लेकिन वो नहीं चाहते, वो अफोर्ड ही नहीं करते कि ये चीज़ें भी रिकॉर्ड का हिस्सा बने, एंड दे नो के व्हाट इज कमिंग। अच्छा, मैं मालिक की बात को ज़रा आमिर साहब, इससे पहले आपके पास भी साहब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मालिक साहब ने एक अभी ना बड़े समझदारी से हिंट ड्रॉप करके ना पीछे हट गए हैं। हम भी रिपोर्टर हैं सर, थोड़ा सा शहर में हम भी फिरते रहते हैं, ये अपने प्रोग्राम के लिए स्टोरी रखना चाहते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम में एक्सपोज क्यों ना करें सर? मालिक साहब जो आपको पता है बता दें। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मालिक साहब नहीं बताएंगे, आई विल टेल देम। ये क्या बात है, हम भी रिपोर्टर हैं शादी, ऐसे तो ना करें बैठ के। हुआ ये था जो इन्होंने हिंट कराया कि जनाब मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में एक वहां से स्विट्जरलैंड, ये सर जो स्टोरी मैं लीक कर रहा हूँ, आपकी इजाजत हो तो फिर मुझे सुना लेने आपने तो बेमानगी की ना हमारे शो में, आपने कहा कि इनके शो में ये खबर नहीं आउट होनी चाहिए सर जी, हम तो लालची लोग हैं, हम तो टीजर हमारे जहां और खबर अपनी जहां। ये क्या बात मतलब है, अपनी खबर की मशहूरी यहाँ करके आप निकल जाएंगे पतली गली से? नहीं भाई साहब, हम जा रहे हैं खबर के साथ। सर हुआ ये था, जनाब मुशर्रफ साहब के ये आखिरी दिनों में वहाँ स्विट्ज़रलैंड से एक बड़ा वकील बड़ी फर्म के आए थे और उनकी मुलाकात कराई गई थी उनके जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब से। उनके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन थी हाउस ऑफ शरीफ से रिलेटेड, तकरीबन $300 मिलियन के करीब की कोई इन्फॉर्मेशन थी उनकी। उन्होंने ये कहा था कि जनाब कि मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, जो उन्होंने दावा किया तो इसके एविडेंसेस भी कुछ मौजूद हैं कि जनाब इन्होंने अपने दौर में कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनीज के जरिए यूरोप में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। सही, ये उसने आके बंदे ने यहाँ पे इनको आके लीक की। तो इस पर जनाब मुशर्रफ साहब ने आगे जो उनका स्टाफ था उनके जिम्मे लगाया, भी पूछें ये जो बात कह रही है इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है। तो उस वक्त के जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे उनके जिम्मे लगाया गया और एक नैब से बंदा लिया गया। इन्होंने कोऑर्डिनेट करके स्विट्ज़रलैंड बंदे भेजे सर कि जाएँ, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है। वो जब वापस आए तो एक बड़ी सारी रिपोर्ट वो लेके आए थे सर। उस रिपोर्ट में उन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन जो उस साहब ने आके दी थी इनको, वो सारी की सारी कोऑपरेट हो रही थी कि इन्फॉर्मेशन सारी ठीक है, फलां जगहों पे कंपनियों में इनकी इन्वेस्टमेंट हुई है इस तरीके से। अब उस पर सवाल, अब उस पर 2-4 उठ गए। एक तो उससे पूछा गया कि आपको क्या दिलचस्पी, आपने जो $300 मिलियन के करीब की आगे बता रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, आपका क्या इंटरेस्ट है? वो कहते हैं नथिंग इज फ्री, कोई फ्री लंचेस तो नहीं है, मुझे कट चाहिए।
नहीं काटनी चाहिए। उन्होंने बड़ी मजे की बात की, उन्होंने कहा जनाब ये पैसा आप दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे, मेरे जरिए करेंगे। वो कट वाली बात कि मैं इसमें से लूंगा, पैसा वापस नहीं आना था। अब जनाब मुशर्रफ साहब इस पे फंस गए क्योंकि वो सऊदीज के साथ डील कर चुके थे। 1 करोड़ के बाद में कैश भी लिया सऊदी बादशाह से, उन्होंने वहां लंदन में जायदादें खरीदी। अब वो फंस गए कि इन्फॉर्मेशन तो आ गई है सारी की सारी मेरे पास, इसको कैसे करें? क्यों कि आप तो डील कर चुके जनरल, और नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में नहीं थे, वो तो जद्दा बैठे हुए थे, क्या करेंगे फिर आप इसका? तो इस पर जनरल साहब ने कहा चलो देख लो यार, इसको कर लो। तो एक उसकी फाइल जो है, जो मेरी तरह आते हैं सर, वो फाइल 2 जगहों पे भेजी गई थी। वो 2 जगह ब्रेक से वापस आके ना बता दें क्लास। वो इसीलिए उनकी जान निकली थी। वो कह रहे थे कि वो अकेडमी में अभी तक बत्तियां क्यों जल रही, और ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा बड़ा कि जनाब इसका क्लोजर होना चाहिए। एक सेकंड सरबत, एक सेकंड जी जी, ये क्लासा साहब से स्टोरी मैं अभी वापस छीनने लगा हूं। इसमें 2-3 सिकम है जो मैं पूरा करूंगा ताकि ये स्टोरी क्लासा साहब को नहीं लेके जाने देनी। ब्रेक के बाद चलिए अभी एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते हैं आप ये स्टोरी किस तरह क्लास से वापस लेते हैं, और जो फाइल 2 जगहों पर भेजी गई थी इससे मुतालिक स्टोरी, और इसके साथ साथ इस्साक डार साहब के खिलाफ आखिर चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी ने किन पुरस्कार हालात में मुकदमा बंद किया, बैंक तहकीकात से मुतालिक वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। मालिक साहब तो अपनी स्टोरी वापस लेना चाहते हैं, उस पर जाएंगे, लेकिन एक फाइल जो आप बता रहे थे 2 जगहों पर हो सकता है मालिक साहब के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मेरे एडिटर रहे हैं भाई, हम तो रिपोर्टर है, वो मेरे एडिटर भी रहे हैं। मालिक साहब का बड़ा नाम है, वो भी नुकता कोई इसमें उसके बाद फैसला ये करना था कि इन फाइल्स का किया जाए, क्योंकि जनाब मुशर्रफ साहब को इंटरेस्ट नहीं रह गई थी कि वो तो सऊदी अरेबिया में थे, वहाँ पे वो तो डील करके निकल गए थे, तो ये भी पार्टन कर चुके थे। तो फैसला हुआ कि एक फाइल जो है नैब को भेज दी जाए, और एक फाइल उस रिपोर्ट की जो वहाँ से ये स्टेट बैंक और नैब लाए थे वो ISI को भेजी गई थी। सो जो ये खतरे वो मालिक अभी कह रहे थे ना कि स्विट्जरलैंड से पटारी खुल सकती है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि वो पटारी जो निकल सकती है ना, जो 2006 में जनाब मुशर्रफ से साहब वो मिलने आए थे, और जो उन्होंने फॉलो अप के तौर पर इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें वो लेके आए थे, वही ही वो 10 नंबर वॉल्यूम में ना हो। दैट्स माई, वो जो बत्तियां जल रही हैं अकेडमी में, जो डर है इसका मेरा ख्याल मालिक साहब के पास कोई एडिशनल खबर है, बताएं जी। ओवर टू यू मिकी, सॉरी मालिक साहब। ये आप अच्छा, ये एक्चुअली आखिरी साल की बात है, और ये जो साहब थे ये 2 दफ़ा आए थे। पहले एक दफ़ा आए तो इनको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, सब ने कहा शायद कोई कॉनमैन है, वैसे ही अपना नंबर डालने आया कि झाड़ी लगाने आया। फिर ये कोई 2-3 माह के बाद दोबारा आए, और दिस टाइम उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स की, तो वो फिर मुशर्रफ से उनकी मुलाकात हुई, और बिल्कुल जहाँ रऊफ़ ने बताया, उन्होंने अरशद साहब को कहा। फिर एक साहब गए जिन्होंने इस पर बड़ी लंबी रिपोर्ट की, और वो स्विट्ज़रलैंड भी गए और ब्रसल्स भी गए, और मेरी इत्तला के मुताबिक शायद फ्रांस भी गए थे। ये इसलिए स्विट्ज़रलैंड और ब्रसल्स इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो जब वापस आए तो जब रिपोर्ट फाइनल हुई, तो फिर ये उन दिनों की बात है जब ये जुडिशल मूवमेंट शुरू हो गई हुई थी, और जो फोकस था ऑब्वियसली जनरल मुशर्रफ का अपने सर्वाइवल पे था, तो वो रिपोर्ट बिल्कुल उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। उन्होंने एक रिपोर्ट की कॉपी दी उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ साहब को, एक उन्होंने कॉपी दी ISI को, और ज़ाहिर है हर कोई अपनी एक कॉपी रखता है। वो जो साहब थे उनका जो एक्सपीरियंस था वो इन तमाम इन्वेस्टिगेशंस में अभी भी यूटिलाइज हुआ है, तो इसलिए उनके पास एक बहुत बड़ा एक जो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज थी, और आई एम श्योर उसकी कॉपी भी थी। तो ये जो बार बार बात होती है कि जी ये 60 दिनों में किस तरह काम होगा GIT में, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। जिस तरह FIA की इंफॉर्मेशन थी, नैब की इंफॉर्मेशन थी, ये इंक्वायरीज थी, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई बहुत ज़्यादा, जबकि सारी जिम्मेदारी तो रिस्पोंडेंट 1 और बाकियों पे थी। तो वो जो चीज़ें एट दैट टाइम नहीं यूटिलाइज हो सकी, मेरा ख्याल है वही इंफॉर्मेशन हर एक को जो रेलिवेंट सर्कल्स हैं उनको पता था कहाँ पड़ी हुई है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक इसीलिए मालिक साहब वो ख्वाजा आरिफ साहब ऑलमोस्ट तर्रा ही कर रहे थे कि जनाब क्लोजर होना चाहिए, वो बत्तियां जो है ना अकेडमी की बंद करनी चाहिए। मगर आज जो है वहाँ पे सारी तदबीरें उनकी उल्टी हो रही थी कि वो जो भी कह रहे थे, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ख्वाजा साहब ने कहा जनाब ये GIT भी गलत है, ये सारे सबूत जो ला रहे हैं वो भी गलत है। आपको याद है जब जस्टिस एजाजुल एहसन बोले थे, जब यही बात हो रही थी एविडेंस वगैरह पे, तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस को एड्रेस करते हुए कि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, आप बरीउल ज़िम्मा नहीं हैं उस
सबूत फ्राहम करने की ऊपर से, और इसलिए यहाँ पे जो एविडेंस आ रही है ये नहीं आ रही, ये आपको एब्जॉल्व नहीं करती, तो इन चीज़ों में मत आप फिर बाद में सेंस ये थी कि फिर आखिरी परी ये थी कि जी हमें सुना नहीं गया, प्राइम मिनिस्टर को सुना नहीं गया। उन्होंने कहा जनाब चले नहीं सुना था, हम अब सुन लेते हैं, बताएं, बड़ी ट्रेल दे दे। और ये सारे जजेस ने कहा बारी बारी, हर किसी ने डिफरेंट शुरू से हम आपसे बड़ी ट्रेल और रसीदें मांग रहे हैं, वो आपने ना पहले दी ना JIT दी है, हम कह रहे हैं अब दे दें। वो बात ये है सीधी सी कि रसीदें हैं नहीं है, होती तो अब तक दे चुके होते। ठीक है, अच्छा रसीदों पे आप बात कर रहे हैं आमिर साहब, इससे पहले क्योंकि हमारे पास वक्त भी थोड़ा कम है, एक जुमला सरवत जी जी मालिक साहब। जस्टिस एजाजुल हसन ने एक पॉइंट पे कहा था, उन्होंने जब सारी बात की कि आपको इतने मौके मिले, सब कुछ किया, तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था, उन्होंने कहा एंड टू दिस डे द मनी ट्रेल इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडाइटमेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग ये फ्रेज था। सही, ठीक है, अब आते हैं कुछ जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात भी चल रही है। आमिर साहब चलिए, ये तो कुछ नहीं प्रोवाइड कर सके, एक मनी ट्रेल मांगी गई थी वो नहीं दी जा सकी, JIT जो अपनी रिपोर्ट में चीजें लेके आई, जो सबूत लेके आई, कोई कहता है ये पकौड़े बेचने वाले कागज हैं, कोई कहता है ये रद्दी है, इसको फेंक देना चाहिए, इनकी कानूनी हैसियत क्या है? उन्होंने पूरी कोशिश की कि उसकी कानूनी हैसियत खत्म कर दें, कि जनाब उसके अंदर तमाम सबूत हैं ना, उनको रद्द कर दें, क्योंकि ये पाकिस्तान की एम्बेसी के थ्रू नहीं आए। उन्होंने, अब सोचें आप कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो एम्बसीज में जिस तरह के खास तौर पे मिडल ईस्ट में तो सारे ही अपने एम्बेसडर लगाए हुए हैं, तो वो क्या कोई यहाँ तक सबूत पहुँचना था, मगर अदालत ने इसको ओपन रखा। उन्होंने कहा जनाब जो तो स्टेट टू स्टेट आया है, और स्टेट से मुराद सिर्फ ये नहीं कि जो है उनके अदारे भी स्टेट होते हैं, रियासत होती है, कि जस्टिस मिनिस्ट्री की दुबई से यहाँ की मिनिस्टर जस्टिस मिनिस्ट्री को अगर आ जाती है तो वो बिल्कुल वो स्टेट टू स्टेट है। और दूसरा ये है कि कानून शहादत पे ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स तमाम आ रही हैं, अनटिल अनलेस कि आप इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत लाएं कि जनाब ये नहीं सही, तो वो मानी जाएंगी, वो वैलिड हैं। JIT बनाई इसलिए गई थी कि यूनिक सिचुएशन है, इसीलिए अदालत सुन रही है, यूनिक सिचुएशन है, JIT है कि ये लोग अदारे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर यूनिक सिचुएशन में जो भी सबूत जैसे आ रहे हैं मानने पड़ेंगे। एक दो लोग हैं जो अभी भी मुशर्रफ को मिस्टर प्रेसिडेंट कह के बुलाते हैं, और आमिर को याद होगा कमाल असफर साहब होते थे और अहमद सादिक साहब होते थे, वो भी बीबी को हमेशा कहते थे प्राइम मिनिस्टर, यूर और प्राइम मिनिस्टर। एग्जाइल में बड़ी अच्छी बातें लगती हैं, यही कहते और एक बात जो सारे बात कर रहे हैं ना कि जी पकौड़े बेचने वाले कागज़ हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि अगर आपने आग लगानी हो ना तो पकौड़ों वाला कागज बड़ी जल्दी आग पकड़ता है, क्योंकि उसमें घी लगा होता है। आपने पकौड़ों वाले कागजों की बात की है, तो इजाजत दें तो मैं जरा इसाक डार साहब का फॉलोअप, जिसको ये कह रहे हैं ना कि इनको वेरीफाई नहीं कराया गया दुबई से, UK से, लंदन से, हिंद सिंध से, बगैर इन्होंने अटेस्ट करवाए, इन्होंने यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए JIT, उनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। एक्सीलेंसी, एक और स्कैंडल सुन लें, डॉक्यूमेंट्स पे सामने पड़े हैं सर, जो डार साहब ने यहाँ पे जो काम किए हैं ना नैब के चेयरमैन के साथ मिलकर, पाकिस्तानी तारीख में याद रखे जाएंगे, और कमर जमान चौधरी साहब ने जो इन लोगों की सर्विस की है, डॉक्यूमेंटेड है, वफादारी दिखाई, इनके खिलाफ 2000 से ये नैब में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी एसेट्स बनाने की, कि आपके पास पैसे कहाँ से है, चीज़ें कहाँ से, बला बला, वो सारी कहानी हम कल बता चुके हैं जनाब। ये इसाक डार साहब का खुद लिखा हुआ लेटर है सर, आपको सामने आ रहा है, जो मोहम्मद इसाक डार साहब BCom ऑनर्स, इन्होंने कर्नल यहाँ पे आमिर शहजाद थे, एडिशनल यहाँ डायरेक्टर नैब GOR लाहौर, मैं नाम फिर पढ़ता हूँ, कर्नल आमिर शहजाद एडिशनल डायरेक्टर, इन्होंने 22 अक्टूबर 2007 को उनको लेटर लिखा सर, 2007 22 अक्टूबर को इन्होंने कहा जनाब जो मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो तो मैंने आपको जनाब हिज हाईनेस शेख नेहान मुबारक साहब, जिनका कल इन्होंने 3 लेटर हमने दिखाए थे टू इट में कंसर्न, वो ये कहते हैं इनकी 3 की फोटो कापीज मैंने नैब को जमा करवा दी है, केस बंद कर दें। जनाब नैब ने उन 3 फोटो कापीज की बुनियाद पे, सामने आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, टू हुम इट में कंसर्न 3 लेटर, नैब ने फोटो कापीज की बुनियाद पे इसाक डार साहब के खिलाफ 2016 में केस को बंद कर दिया। कोई इन लेटर्स पे सारा पैसा 1 अरब रुपए की जो इन 3 सालों में कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं थी, सिर्फ टू हुम इट में कंसर्न के लेटर आ गए, वो काफी थे। ये नैब ने फोटो कापीज पे इसाक डार साहब के खिलाफ 1 बिलियन रुपीज की पेमेंट को लीगलाइज उन्होंने करार दे के, फोटो कापीज कोई अटेस्ट नहीं कराया गया दुबई की, उसे हुकूमत से कह लें या पाकिस्तान, सवाल है आपसे, सर्टिफिकेशन सर, नोटराइज्ड, कोई कुछ नहीं किया गया, सिंपल फोटो कापीज की बुनियाद पे उन्होंने इनको वो किया है, उनको जो केस क्लोज किया है। अब वही सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं
कि जेएटी जो डॉक्यूमेंट्स लेके आई है ये लीगलाइज नहीं है क्योंकि अटेस्टेड नहीं है। तो जनाब आप मुझे समझा दें ये डॉक्यूमेंट जो है जो लेटर अदालत कल इसके साथ क्या करती है। जी मालिक साहब, रऊफ ये बताएं, ये जो कागज आप पहले भी दिखा रहे थे इसमें 2005 तक का जिक्र है। उन्होंने अपनी टेस्टमनी में कहा हुआ है कि मैंने 2008 में जब इलेक्शन जीता तब मैंने रिजाइन कर दिया। तो 5 और 8 के दरमियान में के फिगर्स हैं वहां पे। मालिक साहब अभी आप बड़े समझदार हैं। जब अभी हम बैठे शो की तैयारी कर रहे थे ना, ये क्वेश्चन मैं रेज कर रहा था, आपने बारो करके मेरा सवाल मेरिया गल्ला कटोगे तो मैं ताड़ियां कटांगा। हमारे हम ये मैं बैठ के खुल के जवाब देना बताया नहीं मुझे ये कितनी समझदारी से उन्होंने उठ के ना जो हम सवाल उठाने वाले थे वो मालिक ने ओनरशिप लेके मुझसे उल्टा पूछ लिया। वेरी वैलिड क्वेश्चन सर, आई अप्रिशिएट योर विजडम एंड टाइमली वो क्या रिमाइंडर नहीं टाइमली स्टीलिंग ऑफ माय क्वेश्चन। और सर हमारी ख्वाहिश भी है कि हम पंजाब के पसमानदा इलाकों को ज्यादा नुमाइंदगी दें, साउथ पंजाब को आगे लेकर। टाइम इज लेस, आप बता दें टीवी पे दीजिएगा सराइकियों को नुमाइंदगी, वैसे फंड्स वगैरह में तरक्की में ना हमें नुमाइंदगी दीजिएगा। खैर कमिंग टू दिस पॉइंट, मालिक ये बड़ा इंतहाई अहम सवाल है जो मालिक ने भी अभी उठाया, मैं अभी बैठे डिस्कशन कर रहे थे कि इन्होंने सिर्फ 3 खत पेश किए हैं 2005 तक मुझे 1 बिलियन रुपीस की पेमेंट की वो शेख मुबारक साहब ने, लेकिन अपने उसमें लिखते हैं जो इन्होंने स्टार्ट में जो ये कल 16 पेजेस थे उसमें लिखते हैं कि मैं नौकरी करता रहा हूं वहां पे 2008 तक, लास्ट 40 सेकंड। सवाल ये है कि आप पेमेंट दिखा रहे हैं हमें कि ना 2005 तक की, अगले 3 साल की पेमेंट किधर है? आपने मुफ्त में काम किया है, उसका लेटर किधर है? वो आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन किधर है? सो नैब ने जो हरकत की है कि फोटो कॉपीज की बुनियाद पे बगैर, ये चेयरमैन साहब पे बहुत बड़ा केस बनता है कमल चौधरी साहब पे, सब कुछ खुलेगा। आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन दुबई के लिए बगैर, ये मुमकिन है 1 करोड़ रुपया आपको कैश में पड़ गया हो नहीं सकता। एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट होगा ना, पहले तो आपको यहाँ शेख अल निहान का एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट देना चाहिए। जो वेजेस के उनके अभी हमने पढ़े हैं वहां पे खलीज टाइम्स की स्टोरी पढ़ी है कि अंडर द वेजेस लॉ आपको सारी तनख्वाह जो है वो चेक की सूरत आपको चेक की सूरत में मिलती है बैंक के जरिए। इसाक डार साहब वो बैंक की स्टेटमेंट दिखाएं कि अल निहान साहब ने कब और कैसे पैसे दिए। ये है वो ज़राए और वसाइल जिससे कि दुबई की एम्पायर बनाई गई है इसाक डार ने दिस टाइम। मामला बड़े संजीदा और खौफनाक नौयत की तरफ जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये सारा मामला किस नहज पर जाकर शरीफ फैमिली और उनसे जुड़े बहुत सारे लोगों को लेकर चलेगा। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। सर आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।